Hello everyone, welcome in Shipranomics channel. स्टूडेंट असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम हो गया उत्तराखंड का, और आप लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं कि मैम इसके आंसर बताइए। तो स्टूडेंट मैं इसका भी आपको आंसर की करवा रही हूँ। 200 क्वेश्चंस हैं, तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैं लाऊंगी। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस मैं अभी करा दे रही हूँ, क्योंकि अभी पूजा चल रही है, नवरात्रा चल रहा है। फिर भी मैं थोड़ा टाइम निकाल के मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए विदाउट much delay, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra ma'am. I am UGC NET qualified and JET also qualified and PhD from University of Jammu. My specialization is econometrics and mathematical economics, and I have teaching experience of more than 10 years. And my app is Shipranomics. You can download my app from Google Play Store. And this is my mobile number 93206 34901. You can message me on this number. और स्टूडेंट दो अनाउंसमेंट मैं और बता दूं, अभी मेरे ऐप पर यूजीसी नेट दिसंबर के लिए और मध्य प्रदेश सेट की क्लासेस और यूपी पीजीटी की लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप इन क्लासेस को मेरे ऐप से डाउनलोड कर करके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अभी नवरात्रि का कूपन लगा हुआ है, उस कूपन को आप वहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पर स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन आए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं, इजी टू मीडियम लेवल, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं है, इजी टू मीडियम लेवल है, तो कट ऑफ बहुत ही हाई रहेगा। इसको मान करके चलिएगा, क्योंकि इजी है तो सभी के लिए इजी है ना। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। एशियन पेंट्स, ठीक है, गुजरात के कुछ बिजनेसमैन ने इसको मिल करके शुरू किया था। आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर, या इट्स प्रिटी क्लियर। 1991 में औद्योगिक क्षेत्र को जब नियंत्रण मुक्त करने से पहले कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र हेतु आवंटित थे? 17। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? उपरोक्त सभी। राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं और राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी होते हैं और राज्यपाल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक। संयुक्त राज्य यूएनडीपी द्वारा विकास का मुख्य माप क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत के 15वें वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीएसटी लागू करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करना। भारत में केसीसी का प्रारंभ हुआ 1998। भारत में कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य क्या है? कृषि मूल्य नीति क्यों तैयार की जाती है? ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य को सुनिश्चित किया जा सके। कृषि मूल्य नीति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? एमएसपी दिया जाता है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्राइस रखा जाता है। तो मेन इसका जो मुद्दा होता है कृषि मूल्य नीति का, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें हमेशा बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। मैं अपने क्लास में पढ़ाती भी हूँ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में कि हमेशा बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है एग्रीकल्चर प्राइसेस में। तो किसानों को एक लाभकारी और सुनिश्चित मूल्य मिल सके, इसके लिए प्राइस पॉलिसी लाई जाती है। भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 55%। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? 2017। एफआरबीएम कब अधिनियम इस वर्ष में पास हुआ? 2003। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, देखो ये जो योजना थी ना, ये कोविड में जो जिसको कहते हैं ना कि जो रेहड़ी फड़ी लगाने वाले लोग थे उनको भी क्रेडिट मिल सके और विदाउट कोलेट्रल मिल सके, ये योजना उस वक्त काफ़ी लाभकारी हुई थी और इसकी घोषणा जो है मई 2020 में की गई थी। तो ये जो है सत्य नहीं है। यह योजना एमएसएमई के लिए भी था। इस योजना का लाभ 90% उधारकर्ता सूक्ष्म उद्यमी थे, बिल्कुल सही है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण 1986 में लाया गया था। 2029-30 तक भारत में कुल विद्युत उत्पादन हेतु कुल क्षमता में सोलर ऊर्जा का जो योगदान है 21.5। किस वर्ष तक भारत ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन शून्य तक करने का दावा करता है? 2070। 2022-23 में भारत में बहुआयामी गरीबी की दर 11.28। भारत में दिसंबर 2023 तक कितने आयुष्मान कार्ड वितरित किए जारी किए गए थे? 36 करोड़। हरित क्रांति के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं जिनमें सही उत्तर चुने। तो इसमें से सभी सही है, क्योंकि जो HIVV था, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स थे, वो हरित क्रांति का हिस्सा ही माना गया। इसमें उत्पादन में वृद्धि की, परंतु उत्पादकता में नहीं। शुरुआत में मोटे अनाज तक ही सीमित था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में कौन सा मुद्दा सही है? तो देखो, शिशु मृत्यु दर को 25 नहीं 30 पर 1000 लाइव बर्थ करना था और इसका उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना है।
और तो यहाँ पर जो मुद्दा सही है 1 और 2 दोनों जो सही है, 10 साल के अंदर तक सार्वभौमिक टीकाकरण। भारत की G20 प्रेसिडेंसी का लाभ निम्नलिखित विषय के आधार पर वैश्विक चिंता के देखो इसमें जो होगा डी, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। G20 प्रेसिडेंसी निम्नलिखित विषय के आधार पर वैश्विक चिंता रखती है, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। सितंबर 2023 में किस जिले की ऋण जमा अनुपात सबसे कम था? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड की MSME नीति के अनुसार कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है? नैनीताल। बिल लाओ इनाम पाओ, ये जो योजना थी योजना है उत्तराखंड गवर्नमेंट की 2022 की योजना है। उत्तराखंड राज्य में किस जल विद्युत परियोजना का उत्पादन सर्वाधिक है? किसऊ। उत्तराखंड के 24-25 बजट में नंदा गौरव योजना के लिए कितना बजट आवंटित है? 195। उत्तराखंड में मानस खंड माला मिशन हेतु 60 करोड़। उत्तराखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है वो नहीं है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शहर में पहला अनाज ATM? देहरादून। भारत में जून 2024 तक कुल कितने LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए गए? 10.3 करोड़ है, तो यहाँ पर 10 करोड़ चलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे, ग्रामीण पर्यटन को विकसित करना और प्रवासन को रोकना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में उच्च अग्नि संवेदनशील जंगल का क्षेत्र 24%। अच्छा देखो यहाँ पर क्वेश्चन तो थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं इसका जवाब बता दूं। यदि वस्तु A की कीमत 4.5 से बढ़ के 5 हो जाती है, बहुत ही सिंपल सा इलास्टिसिटी का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और इसका आंसर 1.5 होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर ये वाला है बी, 1.5 जहाँ भी लिखा है 1.5 इसका आंसर होगा। कैसे होगा ये मैं अभी आपको बना के बता देती हूँ। इसमें देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है del Q by del P इंटू P by Q, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जब कीमत 4.5 से बढ़ के 5 हो गई और वस्तु की इकाई 60 से बढ़कर 70 हो गई, मतलब कि 10 का अंतर मात्रा में आया, ठीक है, और कीमत में अंतर कितना आया? 0.5 इंटू P1 by Q1। P1 मतलब जो पहले जो कीमत थी 4.5 थी और जो पहले की मात्रा थी तो 60 थी। अब इसको पूरा हम कट करेंगे तो 9/6 इज इक्वल टू 1.5। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। तो इलास्टिसिटी का बहुत ही सिंपल वाला यहाँ पर दिया गया, नहीं तो अदरवाइज कंज्यूमर सरप्लस के भी मैथ इंटीग्रेशन में पूछे जाते हैं। उपभोक्ता के अधिशेष के बारे में असत्य क्या है? उपभोक्ता अधिशेष जो है ये मुद्रा के सीमांत उपयोगिता को परिवर्तनशील नहीं मानता है, स्थिर मानता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में एक फर्म को किस कारण से सदैव सामान्य लाभ मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलता है? अगर पूर्ण प्रतियोगिता का मार्केट है तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है ना। जब बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लगता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लगता है, तो कई फर्में एंटर कर जाती हैं, जिसकी वजह से सबको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। और अगर हानि हो रही होती है तो उसको देख करके कई फर्में एग्जिट कर जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, तो फिर जो फर्म अंदर है उनको नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल देखो, ये मैं हमेशा मेरे ऐप पर पढ़ाती हूँ तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर बनवाती थी। आप लोगों में से सबने इसका सही जवाब दिया होगा। AR, MR और इलास्टिसिटी में संबंध, तो कौन सा संबंध सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है ना। AR अगर हम लिखते हैं एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का अगर आप संबंध देखोगे तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी -1। वो लागत जो उत्पादन प्रक्रिया के पहले लगाया जाता है और उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ होने पर वापस लेना संभव नहीं है, संक कॉस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पैरेटो के कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में सही नहीं है? देखो पैरेटो हम लोग जो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी पढ़ते हैं, दिस इज नॉट फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट, क्योंकि जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? ये वैल्यू जजमेंट वाली ही चीज़ है, क्या होना चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है या मूल्य निर्णय से रहित है, ये गलत है। परिवर्ती लागतों को किस रूप में नहीं जाना जाता है? पूरक लागत के रूप में नहीं जाना जाता है। परिवर्ती लागत प्रधान लागत होती है, प्रत्यक्ष लागत होती है, विशेष लागत होती है। एकाधिकार एक बाजार संरचना है जहां एक विक्रेता होता है। कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है? मैं हमेशा क्लास में डायग्राम बना करके बताती हूँ, मैंने इसको यूट्यूब पर भी बताया हुआ है स्टूडेंट। कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है?
टोटल यूटिलिटी जहाँ पर अधिकतम होती है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो होती है, मतलब इसके बाद हमें और कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ए। ठीक है, मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। तटस्था मानचित्र में अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो संतुष्टि का उच्चतम स्तर प्राप्त होता है। तीसरी श्रेणी के मूल्य विभेद में मूल्य विभेद एकाधिकारी अपनी वस्तु को उस बाजार में बेचना चाहता है जहां पर सापेक्ष रूप से कम लोचदार हो। अगर ज्यादा लोचदार होगा और वो कीमत बढ़ाएगा तो लोग उसके सामान को नहीं खरीदेंगे। कम लोचदार होगा और वो कीमत अगर बढ़ाता है तो चलो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है। उत्पादन फलन के बारे में क्या सही है, ये आगत और निर्गत के आपसी संबंध को बताता है। वाटर डायमंड पैराडॉक्स एडम स्मिथ ने दिया था। निम्नलिखित में से रिवील प्रेफरेंट हाइपोथेसिस के बारे में क्या सही नहीं है। तो देखो, रिवील प्रेफरेंस हाइपोथेसिस जो है वो गिफिन गुड की व्याख्या भी कर सकता है, पहला जो है वो गलत है। पीगू का कल्याणकारी अर्थशास्त्र व्यक्ति की संतुष्टि की समान क्षमता पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपातिकता नियम का दूसरा नाम नहीं है, प्रतिस्थापन का नियम। श्रमिक संघों के लिए मजदूरी बढ़ाना सरल कब होता है, जब वो बेरोजगार होते हैं। निम्नलिखित में एन इकाई सीमांत उपयोगिता का सूत्र क्या है, TUN माइनस TUN माइनस 1, है ना, मतलब वर्तमान इकाई और माइनस पूर्व की इकाई। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेप कैसा होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तरह से जाता है, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला या आयताकार, अतिपरवलय। उपभोक्ता बचत की धारणा किस पर लागू होती है, तो बहु इकाई वस्तु। 100 इकाई उत्पादन की लागत 2000 है, 2000 इकाई उत्पादन की लागत 3000 है, तो 300 उत्पादन इकाई की लागत क्या होगी, 4000। सीमांत राजस्व शून्य होगा यदि मांग की लोच 1 के बराबर होगी, है ना। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि एक डिमांड की जो लाइन है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। बीचों बीच कितना होता है, इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है, और जहाँ पर ये इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है वहाँ पर जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, और जहाँ पर ये मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होता है वहीं पर जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम होता है। तो ये संबंध है इनमें। उत्पादक संतुलन के लिए क्या सत्य है, तो समुत्पाद वक्र समलागत वक्र को स्पर्श करता है ना। आइसोकॉन्ट जो आउटले है उसको स्पर्श करता है। सीमांत उत्पाद का मूल्य सीमांत आगम उत्पाद। दुर्लभता लगान का पैदा होती है जब सारी भूमि समान रूप से उपजाऊ होती है। उद्योग के अल्पकालिक पूर्ति वक्र का आकार कैसा होता है, ऊपर की ओर, क्योंकि जो पूर्ति वक्र होता है क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से जो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की ओर जाती है उसको सप्लाई लाइन कहते हैं। निम्नलिखित में से अल्पाधिकार की विशेषता क्या नहीं है, अल्पाधिकार के बाजार में आपसी निर्भरता होती है, तो यहाँ फर्मों के बीच स्वतंत्रता गलत है। तरलता अधिमान किस कारण से ब्याज दर तरलता त्याग। 2 वस्तु पूर्ण स्थापन है तो इंडिफरेंस कर कैसा होगा, सीधी रेखा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण प्रतिस्थापन की दर के लिए सही, MRS/XY। कॉप डगलस उत्पादन फलन में कारक प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर होती है। व्यय योग्य आय किसके बराबर होती है, व्यय योग्य आय मतलब कि हमारे पास जो इनकम होती है ना, जिसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, YD इज इक्वल टू Y माइनस T। मैक्रो में पढ़ाया मैंने, तो यहाँ पर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। यदि MPC 0.9 है तो K का मूल्य क्या होगा, 1/1 माइनस 0.9 मतलब कि 10। रोजगार गुणक किसने दिया था, काहन ने दिया था। भुगतान हस्तांतरण किसका उदाहरण है, तो बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है दैट इज ट्रांसफर अर्निंग, जो अर्निंग आपको बैठे बिठाए मिल जाती है। GDP का हिस्सा, गैर कानूनी दवाओं की बिक्री भी GDP में आएगी, चाहे गैर कानूनी दवाई हो चाहे जैसी भी दवाई हो, जो भी बिक्री हो रही है अगर इकोनॉमी में, ठीक है, अगर बिक्री हो रही है, एक्सपेंडिचर में आ रहा है तो वो GDP का हिस्सा बनेगा। हिक्स और एलन की राय क्या है, क्रम सूचक संख्या में मापी जा सकती है। तरलता जाल की स्थिति में धन की आपूर्ति ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा। और उपभोक्ता के जीवन चक्र के सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के उपभोग का स्तर उसकी मौजूदा आय पर नहीं, उसकी दीर्घकालिक अपेक्षित आय पर निर्भर करती है। तो दोनों सही है ना, क्योंकि वो व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि अपने जीवन काल में जो प्रत्याशित आय है उसके आधार पर वो खर्च करेगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर राष्ट्रीय आय के बराबर। निवेश राष्ट्रीय आय स्वायत्त निवेश का ग्राफ है। तो स्वायत्त निवेश का ग्राफ किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम निवेश को लेते हैं, यहाँ पर आय को लेते हैं, तो जो एक्स एक्सिस है उसके समानांतर जाता है। मतलब इनकम कुछ भी हो, स्वायत्त निवेश सरकार करती है, और सरकार को आपके इनकम से मतलब नहीं है। सरकार को जब भी लगेगा कि अर्थव्यवस्था में अगर पैसे डालने की जरूरत है तो वो स्वायत्त निवेश करेगी। ड्यूजनबेरी की राय के अनुसार अल्पविकसित देशों के भुगतान से इस पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है प्रदर्शन प्रभाव, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, बैंकिंग एवं बीमा। बंद अर्थव्यवस्था के लिए बचत और निवेश के समीकरण दिए हुए हैं, ये
थोड़ा बड़ा सा मैथ था, लेकिन बहुत ही बढ़िया मैथ था ये, आप बना सकते थे। इसको बना के बताऊँ क्या बनाया हुआ है मैंने। देखो यहाँ पर जैसे -20 प्लस 0.4y इज इक्वल टू 20, ठीक है, और i इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 20 प्लस 0.2y, तो 0.4y और 0.2y दोनों को घटा लेंगे और इज इक्वल टू 40, तो 0.2y इज इक्वल टू 40, मतलब y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 200, ठीक है। जब y की वैल्यू हमारी 200 आ गई तो अब हमारा जो y इज इक्वल टू क्या है, c प्लस आई, ठीक है। यहाँ पर हमें y की वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है, हमें कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कितना है 20 प्लस 0.2y, तो 20 प्लस 0.2 इंटू 200, तो इसको आप पूरा करोगे तो ये आ जाएगा 60। मतलब अगर कंजम्पशन को निकालना है तो इनकम कितना है हमारा 200 माइनस 60 बराबर कितना होगा 140, तो यहाँ पर ये ऑप्शन 140 सही है। कौन सा लागत बढ़ोतरी मुद्रास्फीति का कारण नहीं, कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए, क्योंकि डियरनेस अलाउंस क्यों दिया जाता है, मुद्रास्फीति से बचाव के लिए, है ना। तो ये मुद्रास्फीति का कारण नहीं होता है, मुद्रास्फीति जब आ जाती है मतलब महंगाई ज़्यादा हो जाती है तो सरकार के द्वारा डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, जिससे कि कर्मचारियों को थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है इन्फ्लेशन से। ब्याज का तरलता अदायगी पसंदीदा सिद्धांत जेएन कीन्स ने दिया था। मंडल फ्लेमिंग मॉडल के बारे में क्या सही है, तो केवल ए सही है, ठीक है। यह मॉडल खुली अर्थव्यवस्था का है और पूंजी की पूर्ण गतिशीलता की बात करता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि पूंजी की पूर्ण गतिशीलता माने नहीं करता, गलत है, तो केवल ए। ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आपने जो भेजा है हिला हुआ है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 83, तर्क संगत अपेक्षा सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालिक फिक्स वक्त खड़ी रेखा होती है। मुद्रास्फीति की दर 5% है, ब्याज की अंकित दर 10% है, वास्तविक ब्याज की दर 5%। लैसेज फेयर अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार, पूंजीवादी व्यवस्था, केन्स के अनुसार, देखो समष्टि अर्थशास्त्र, मुझे बिल्कुल हिला हुआ है फिर भी मैंने कोशिश किया इसको। अल्प अवधि में वास्तविक मुद्रास्फीति दर अगर प्रत्याशित मुद्रास्फीति दर से अधिक है तो बेरोजगारी की दर क्या होगी। देखो अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जितना प्रत्याशित जो मुद्रास्फीति है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो कम है, ठीक है, रियल इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हमने सोचा था जितना इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा है, राइट। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसका मतलब कि रियल वेज जो है वो कम है ना, रियल वेज कम है एक्सपेक्टेड वेज से। हमने सोचा था हमें 100 रुपया मिलेगा, हमारा जो रियल वेज इन्फ्लेशन के कारण 50 ही रह गया, तो इसका मतलब है कि फर्म को एक मोटिवेशन मिलेगा, वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहेंगे, तो जो बेरोजगारी की दर है वो प्राकृतिक दर से कम होगी। निम्नलिखित में कौन सा विकास मॉडल है, हैरर-डॉमर का मॉडल। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, ठीक है। पूजा के बाद मैं इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।